हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर एम एस खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ मोशन। 11th का ये चैप्टर है और न्यूटन ने एक्सप्लेन किया है फोर्स के बारे में। और फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पे अगर लग रहा है तो उसका पोजीशन जो चेंज करता है उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। और इसको एक्सप्लेन किया है न्यूटन ने 1687 में, और उनका एज लगभग मुश्किल से 21 ईयर्स होगा। और वो इस चैप्टर को, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, इसके बारे में उन्होंने बताया। इसको 3 पार्ट में बांट दिया है, यानी लॉ को 3 तरीके से एक्सप्लेन किया गया। अलग अलग फोर्सेस जो है को बताया गया है कि जब फोर्स नहीं होगा तब बॉडी किस रूप में होगा, जब फोर्स लगेगा तब फिर क्या होगा, और अगर फोर्स है तो फिर उसका रिजल्टेंट जो है किसी बॉडी पर फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है न्यूटन्स ने एक्सप्लेन किया था, और इसमें मोशन, जो बॉडी मोशन में है उसका जो मोशन होगा वो किस कारण से है। फोर्स हम लोग अगर लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करेगा, उसकी स्पीड चेंज करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा, वो डिसेलरेट करेगा। इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, पढ़ना है आपको। और न्यूटन्स ने जो एक्सप्लेन किया है वो 3 लॉज के रूप में, जिसे हम जानते हैं फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। एक्चुअल में रियल लॉ जो है वो सेकेंड लॉ को कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों चीज़ें मिल जाता है, यानी फर्स्ट और सेकेंड लॉ दोनों वहाँ पर एग्जिस्ट करता है सेकेंड लॉ में। इसीलिए एक ही लॉ हुआ और वो है रियल लॉ, जो न्यूटन के सेकेंड लॉ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। अभी बात करते हैं कि जो 3 लॉज है जो न्यूटन्स ने बताया, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के रूप में, इसमें जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है। स्टूडेंट, पहला जो नियम है न्यूटन का, जो इसे हिंदी में गति का नियम कहते हैं, और न्यूटन ने दिया था इसलिए न्यूटन का गति का नियम है, और हम जो कह रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इसमें जो है 3 लॉज हैं, और इस 3 लॉज में जो है फर्स्ट लॉ पे हम लोग अब बात करेंगे। फर्स्ट लॉ, तो न्यूटन ने जो इस फर्स्ट लॉ में कहा वो ये कहा कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, फोर्स काम नहीं करता है, टोटल जो फोर्सेस हैं उसका जो सम है वो अगर 0 है, तो वो बॉडी उसी स्थिति में रहेगा, उसी अवस्था में रहेगा, उसी पोजीशन में रहेगा जो पहले से था। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो वो उसी यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा रहेगा। कब? जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी विल रिमेन इन प्रीवियस स्टेट। जिस रफ्तार से वो चल रहा है उसी रफ्तार से, उसी स्पीड से वो चलता रहेगा। अगर वो मोशन में है तो, और रेस्ट में है तो फिर वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। आपके अगल बगल में रखा हुआ जो भी बॉडी है वो रेस्ट में है, इसलिए क्योंकि उसका रिजल्टेंट फोर्स, उसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 है। और आप चाहेंगे अगर उसे यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस करना, उसके पोजीशन को चेंज करना, तो फिर आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। यानी इसमें ये कहा गया कि अगर फोर्स नहीं लगाइएगा तो बॉडी में कोई प्रीवियस वाले जो स्टेट है उसमें नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर आप फोर्स मतलब बॉडी के पोजीशन को चेंज करना चाहेंगे तो फिर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा।
स्पीड चेंज करना चाहेंगे तो फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर बॉडी के शेप और साइज को चेंज करना होगा तो फोर्स लगाना पड़ेगा। किसी भी तरह का चेंज लाना चाहिएगा बॉडी में तो उसके ऊपर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स 0 है तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा, और जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो हम पढ़े हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब जब ये 0 हो गया स्टूडेंट तो चेंज इन वेलोसिटी भी यहाँ 0 होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगेगा तो उसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 0 है, और चेंज इन वेलोसिटी अगर 0 है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और अगर यूनिफॉर्म है तो हम इसको u इज इक्वल टू वी भी लिख सकते हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि ये जो कार है या बस है या कोई ब्लॉक है, इस पे रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 है तो v और u हमेशा इक्वल होगा। अगर u को 0 रखेंगे तो बॉडी यानी रेस्ट में है तो u 0 है, और जब ये u 0 है तो फाइनल वेलोसिटी उसके बराबर है, ये भी क्या होगा 0 होगा। यानी बॉडी अगर रेस्ट में है तो फाइनली ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन अगर u को हम कुछ मान लें कि ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये मोशन में है, तो यहाँ जो v होगा वो भी 5 मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि जब फोर्स नहीं लगेगा तो v और u क्या होगा इक्वल होगा। तो अगर ये मोशन में है 5 मीटर पर सेकंड से तो u और v भी 5 मीटर पर सेकंड में ही रहेगा। और देख क्या रहे हैं कि जब स्पीड चेंज नहीं करेगा किसी बॉडी का, वो मोशन उस बॉडी का क्या कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। तो न्यूटन का पहला जो नियम है, फर्स्ट लॉ है, वो बताता है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रह सकता है, और तब रहेगा जब उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। या बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक रिजल्टेंट फोर्स उस पर 0। यानी फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और बॉडी के पोजीशन को, बॉडी के शेप साइज को, उसके स्पीड को अगर चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, और यही जो एक्सटर्नल एजेंसी है वो यहाँ पर फोर्स के रूप में। तो फोर्स यहाँ पर बॉडी के पोजीशन को चेंज कर सकता है, बॉडी के स्पीड को, बॉडी के साइज को, उसके शेप को चेंज कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सटर्नल कॉज है, एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी ऑब्जेक्ट के, किसी बॉडी के में परिवर्तन लाने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर लेकिन जो न्यूटन का पहला नियम है उसमें यही कह रहा है कि बॉडी रेस्ट में रहेगा तो हमेशा रेस्ट में रहेगा ही, और अगर मोशन में है बॉडी तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 है। तो फोर्स का मतलब समझ में आ गया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और इसकी वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ सकता है या बॉडी मोशन से रेस्ट में आ सकता है। बिना फोर्स के हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये न्यूटन का पहला फर्स्ट लॉ है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स 0 है तो वो बॉडी उसी स्थिति में रहेगा, यानी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, और मोशन में अगर है तो वो यूनिफॉर्म मोशन। पहली बात कि फोर्स के बारे में यहाँ पर समझ में आए। दूसरा, आखिर क्यों फोर्स की ज़रूरत पड़ता है किसी बॉडी के स्थिति को बदलने के लिए। अगर रेस्ट से मोशन में लाना है तो फोर्स लगाना होगा, या मोशन से रेस्ट में लाना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। किसी ऑब्जेक्ट को बढ़ाना है, किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को बढ़ाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। घटाना है अगर स्पीड तो ब्रेक लगाकर घटाना, क्यों घटाने का मतलब हुआ फोर्स लगा रहे हैं आप। तो फोर्स यहाँ पर जो स्पीड को बढ़ा और घटा रहा है, ये फोर्स को 0 रखने पर फिर आप ना घटा सकते हैं और ना बढ़ा सकते हैं, वो उसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलेगा। फर्स्ट लॉ उम्मीद है समझ गए। इसमें कह रहे थे कि फोर्स आखिर क्यों लगाना होता है किसी बॉडी की स्थिति को, स्टेट को बदलने के लिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, फर्स्ट लॉ में ही आ रहा है, उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। तो बॉडी का जो प्रॉपर्टी है और वो चाहता है कि हम उसी पुराने स्थिति में रहें, उसे हम इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है, ये और भी बड़ा सा है,
मास m1 m2 m3 कह देंगे, देखने से लग रहा है बड़ा है तो मास यहाँ पे m3 m2 और m1। आप गौर करिएगा कि जो हैवी बॉडी है, यानी यहाँ पर जो m3 मास है वो हैवी है m2 से और m1 से, उसको आपको डिस्प्लेस करना है, उसको अगर मोशन में लाना है तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना होगा। कारण डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है कि कितना फोर्स लगाना होगा उसके मास के ऊपर। मास के ऊपर इसलिए डिपेंड कर रहा है कि उस बॉडी के मास के बढ़ने से इनर्शिया, जो एक प्रॉपर्टी है उस बॉडी का, और चाहता है कि हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में रहें, और मोशन में अगर है तो वो मोशन में, यानी अपने आप को वो चेंज नहीं होने देना चाहता है। इनर्शिया के कारण बॉडी अपने आप को चेंज नहीं होने देना चाहता है, और जब आप उसको चेंज करेंगे तो वही चेंज करने के लिए आपको क्या लगाना होगा? फोर्स लगाना होगा। तो किस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? जिसका मास ज़्यादा है। और मास किसका ज़्यादा है? यहाँ पर m3 का। और मास ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया? उसका इनर्शिया बढ़ गया। तो इनर्शिया के बढ़ने से अपोजिंग फोर्स जो वो चाह रहा है कि हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में रहें, वो बढ़ जा रहा है, और उस अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में आपको चाहिए कि नहीं, हम इसको मोशन में लाना है, तो आपको फोर्स लगाना होगा। और अपोजिंग फोर्स ज़्यादा है तो आपको अप्लाइड फोर्स भी उससे ज़्यादा करना होगा। इसीलिए जैसे जैसे मास बढ़ता है बॉडी का, छोटे से बड़ा, बड़ा से बड़ा, और हैवी अगर मास बॉडी है तो उस पर एक्स्ट्रा फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि उस हैवी बॉडी का इनर्शिया अधिक होता है। आप एक पैदल चलने वाले आदमी को पीछे से रोक सकते हैं पकड़ करके। साइकिल वाला अगर चल रहा है, चलते हुए जा रहा है, पेडल मारते हुए जा रहा है, उसको भी हो सकता है आप पीछे से रोक लें। एक कार वाला अगर चल रहा है, उसी स्पीड से चल रहा है, आप चाहेंगे पीछे से पकड़ के रोक लें तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि देख रहे हैं क्या कि पैदल जो चल रहा है उसका मास कम है, साइकिल वाला का मास और उसके स्पीड यहाँ पर देख रहे हैं, तो मास ज़्यादा होने से इनर्शिया ज़्यादा हो रहा है। और अगर आप कार की बात कर लें या ट्रेन की बात कर लें, ये सबको तो पॉसिबल है कि आप रोक पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको रोकने के लिए आपको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, और आप जो फोर्स लगाएंगे वो इनफ नहीं है उसको रोकने के लिए। उसके लिए बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड चाहिए फोर्स का। क्यों चाहिए? क्योंकि कार का मास बहुत अधिक है, और मास बढ़ जाने से इनर्शिया भी बढ़ जाता है, और इनर्शिया के बढ़ने से आप उसके चेंज को यानी उसकी स्थिति को आप बदलना चाहेंगे तो आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना होगा। तो यहाँ पर m1, m2 और m3 में देख क्या रहे हैं कि m3 का मास m2 से और m1 से अधिक है, इसलिए इस पे आपको जो फोर्स लगाना होगा वो अधिक लगाना होगा। उसको डिस्प्लेस करने के लिए इस पे उससे कम और सबसे कम m1 पे लगाना होगा, क्योंकि इनर्शिया जो है वो m3 का सबसे अधिक है। अगर इनर्शिया को I से शो करें तो I3, I2 और यहाँ पर I1, तो कह सकते हैं कि I3 ग्रेटर है I2 से, और ये जो है आपका I1। तो इनर्शिया ऑफ हैवी बॉडी इज़ मोर दैन लाइट बॉडी। अब हम इनर्शिया की बात कर लें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें लाइट कौन है तो दोनों, लेकिन उसमें भी मास कम किसका है? इस इलेक्ट्रॉन का। तो इनर्शिया ऑफ प्रोटॉन को IP और इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रॉन को IE। किसका इनर्शिया ज़्यादा है? जाहिर सी बात है मास जिसका ज़्यादा होगा। तो मास किसका ज़्यादा है? प्रोटॉन का, इसलिए IP जो है प्रोटॉन का इनर्शिया अधिक होगा IE के। तो जितना जो हैवी मास होगा बॉडी का, उतना उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड फोर्स का बढ़ाना पड़ेगा उसको चेंज करने में, यानी उसके स्पीड को बढ़ाने में आपको एक्स्ट्रा फोर्स ज़्यादा लगाना होगा, या स्पीड को घटाने में। दोनों स्थिति में बॉडी के स्थिति को बदलने में आपको वहाँ ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जहाँ उस बॉडी का इनर्शिया अधिक है। ठीक, तो आप ट्रेन को भी पीछे से खींच के रोक नहीं सकते क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है। दूसरा आगे पढ़ेंगे कि उसकी मोमेंटम भी ज़्यादा है। अगर मोशन में है तो मोमेंटम भी ज़्यादा है। रेस्ट में अगर है तो फिर इनर्शिया की बात करेंगे, और मोशन में जब है तो मोमेंटम की बात करेंगे। तो कार या अगर आप
देखें ट्रेन, वो अगर रेस्ट में भी है तो आप उसको खींच के आगे और पीछे नहीं कर सकते। क्यों? कि उसका मास अधिक होने से उसका इनर्शिया अधिक है, और इनर्शिया अधिक होने से फोर्स भी आपको अप्लाई उतना ही करना पड़ेगा, लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम है। इसीलिए कार या बस या ट्रेन को आप डिस्प्लेस नहीं कर पाते। फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। तो इनर्शिया उम्मीद है समझ गए कि ये बॉडी के उसी पोजीशन को बरकरार रखना चाहता है, चेंज नहीं होने देना चाहता है, और इसे हम 3 तरीके से बांट देते हैं। तो एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। स्टूडेंट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया का मतलब कोई भी चेंज नहीं होने देना चाहेगा ये। अगर मोशन में तो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा, रेस्ट में तो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और आप किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहेगा। लेकिन अगर आप चेंज करने के लिए कोशिश करते हैं तो फिर आपको इनर्शिया के अगेंस्ट में चलना पड़ेगा, और उसके लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी काम करेगा, और वही आपका फोर्स कहलाता है। तो चेंज लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखिए पहला, ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट में देखेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। एक एग्जांपल के जरिए समझा दें, ठीक है। क्वाइन है और आप इस कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स लगाइए। फोर्स आप क्वाइन पे नहीं लगा रहे, कार्डबोर्ड पे लगा रहे। कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन क्वाइन पे फोर्स नहीं लग रहा। वो रेस्ट में तो क्या चाहेगा? रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो जिस पे फोर्स लगाएंगे वो तो डिस्प्लेस हो सकता है, वो डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे कार्डबोर्ड, लेकिन क्वाइन के ऊपर अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और इस वजह से वो कार्डबोर्ड के हटने से क्वाइन नीचे उस गिलास के अंदर आएगा। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि क्वाइन चाहता है रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, और ये रेस्ट में है इसलिए ये नीचे आके गिरेगा। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ट्रेन में बैठे हैं आप, ट्रेन रुकी हुई है और अब स्टार्ट होता है चलना, तो आपका जो कांटेक्ट है ट्रेन के साथ, जब स्टार्ट होता है अचानक तो वो तो मोशन में आ गया, फोर्स लगा, कांटेक्ट फोर्स वहाँ पर ट्रेन का, तो आपका जो पोर्शन है ट्रेन के साथ वो तो मूव करेगा, लेकिन बॉडी जो फ्री है वो पीछे की ओर ऐसे चला जाता है। कारण जो बॉडी ट्रेन के कांटेक्ट में नहीं है वो तो रेस्ट में है, रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना भी चाहेगा, और इस वजह से वो बैक चला जाता है। क्योंकि ट्रेन आगे जा रहा है तो आपका जो कांटेक्ट पार्ट नहीं है ट्रेन से वो तो रेस्ट में है और वो पीछे थोड़ा सा आता है। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। ट्रेन चल रही है और अब हम लोग बात करें कि आप उस ट्रेन में हैं, अचानक ट्रेन जो है ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाता है, तो आप कैसा फील करेंगे? ट्रेन चल रही है और अचानक ब्रेक मारता है, आप किधर जाते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं, थोड़ा आगे की ओर डिस्प्लेस हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं आप। कारण ट्रेन का जो कांटेक्ट पार्ट, ट्रेन से जो आपका बॉडी कांटेक्ट में है वो ट्रेन के साथ चल रहा है। अगर ट्रेन मोशन में है तो वो भी उसके साथ मोशन में। अचानक ब्रेक मारता है तो ट्रेन मोशन में था तो आपका बॉडी जो कांटेक्ट में है ट्रेन के वो भी किस में है? मोशन में। वो ब्रेक मारेगा तो पैर जो कांटेक्ट में है, अगर खड़े हैं आप ट्रेन में, कभी कभी लोग खड़े सफ़र करते हैं, तो पैर जो कांटेक्ट में है ट्रेन के सरफेस से वो तो उस ट्रेन के साथ रुक गया, लेकिन ऊपर वाला जो भाग है वो ऐसे हो जाता है। कारण है कि वो उसके मोशन में है, और अचानक ब्रेक मारिएगा तो बॉडी क्या है? मोशन में है, और वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन का ये एग्जाम्पल है। उसी तरह से ट्रक पे सामान लदा हुआ है, ऊपर में रखा हुआ है, और आप देखिए कि ब्रेक मारकर क्या होता है, सारा सामान आगे की ओर फेंका जाएगा।
कारण वो सारा जो बस में है सामान, और बस चल रही है तो मोशन में है उसके साथ, लेकिन ब्रेक लगने से ट्रक या बस को तो रोक लिया आपने, सामान जो पहले मोशन में था वो तो उसी में रहना चाहेगा इनर्शिया के कारण, इस वजह से वो आगे की ओर गिरता है। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दे कि जो डायरेक्शन है, अगर आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में लगेगा चलते रहें, अगर मुड़ना चाहेंगे तो फिर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हर बॉडी यही चाहता है कि रेस्ट में है तो थोड़ा रिलैक्स रहें, रेस्ट में रहें। अगर वो फिर मोशन में आ जाता है तो वो चाहता नहीं है कि बैठे, वो मोशन में ही रहना चाहता है। लेकिन अगर वो किसी डायरेक्शन में चल रहा है, वो नहीं चाहता कि किसी दूसरे डायरेक्शन में जाए। ये कारण है इनर्शिया का, और इनर्शिया को ही आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं मास के चेंज करने से। और जब मास चेंज करेगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो उसको चेंज करने के लिए फोर्स को भी घटाना और बढ़ाना पड़ेगा। पेन को आसानी से इधर से इधर कर दे रहे हैं क्योंकि इसका मास कम है तो इनर्शिया कम है, और इनर्शिया कम है तो फोर्स जो यहाँ पे इस पे हम लगा रहे हैं वो भी कम है। चेयर को उठा के इधर उधर करेंगे मुश्किल है, क्योंकि चेयर का मास बढ़ गया तो फोर्स भी आपको उतना लगाना पड़ेगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। इनर्शिया के बढ़ने से फोर्स का मैग्नीट्यूड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट कराने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ेगा, और इसलिए ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि उस बॉडी का एक प्रॉपर्टी है कि वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे, और उसको बनाने की कोशिश वो हमेशा करता रहता है, जिसे इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया के टाइप्स को भी हम आप समझ गए। इनर्शिया के साथ साथ हम लोग जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है वो फोर्स, उसके बारे में भी हम समझ गए। लेकिन अब जो हम लोग बात करेंगे कि ये फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं, ये फोर्स जो है क्या जी। तो बात यहाँ समझिएगा, फोर्स को हिंदी में बल कहा जाता है, और बल मतलब जो यहाँ पर हम लोग लेते हैं ताकत, उसे हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो फोर्स या जो बल है ये एक एक्सटर्नल एजेंसी है, एक एक्सटर्नल कॉज है जो किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर सकता है, जो किसी बॉडी के स्पीड में चेंज ला सकता है, जो किसी बॉडी के शेप और साइज में परिवर्तन ला सकता है, वही एक्सटर्नल कॉज है यहाँ पर फोर्स, और उसी एक्सटर्नल एजेंसी को फोर्स कहते हैं। फोर्स दो तरीके का होता है, एक कांटेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। फोर्स के बारे में समझ गए कि बिना फोर्स के कोई भी चीज़ को आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते, चेंज नहीं ला सकते उसके गति में, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में, तो उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये दो तरीके का है, एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। यानी हम फोर्स लगाते हैं, पता नहीं चलता कि किस टाइप का फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये बटा हुआ है, कैटेगराइज है कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट में। कांटेक्ट फोर्स का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ कि फोर्स आप लगाएंगे उस बॉडी के कांटेक्ट में, उस बॉडी के टच में जाकर, तो वो कांटेक्ट फोर्सेस कहलाता है। अब हम और आप किसी टेबल को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आपको उसके कांटेक्ट में जाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा और उसको उठा करके दूसरी जगह ले जाना होगा। अगर हल्का है तो ऊपर उठा के ले जाएं, नहीं तो फिर स्लाइड करके ले जाना होगा, लेकिन उसके टच में आप फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मस्कुलर फोर्स है, जो हम लोग अपने हैंड से लगा रहे हैं, ये कांटेक्ट फोर्स में आता है। तो आप कह सकते हो कि मस्कुलर फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में लगता है, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। विस्कस फोर्स वाटर या लिक्विड के बीच में लगता है, उसे विस्कस फोर्स कहते हैं। इसे ड्रैगिंग फोर्स भी कहा जाता है। इस तरह का जो फोर्सेस है, और भी फोर्सेस हैं जो कांटेक्ट में है, जैसे
अगर हम स्ट्रिंग ले लेते हैं और इसमें एक पत्थर बांधते हैं, तो पत्थर और इस स्ट्रिंग के बीच में जो फोर्स है उसको टेंशन कहा जाता है। तो एक टेंशन जो दो बॉडी के कांटेक्ट में आकर लग रहा है, ये भी एक कांटेक्ट फोर्सेस है। तो टेंशन ये कांटेक्ट फोर्स है जिसको T से शो कर रहा हूँ। नॉर्मल रिएक्शन अगर देखें कि एक किताब रखा हुआ है और ये इसका मास सपोज करो m, तो इस पे ये फोर्स लगाएगा टेबल के ऊपर। टेबल जो फोर्स लगाएगा ये भी कांटेक्ट होगा और इसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन से ही वेट का पता चलता है। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में रखते हैं तो उसका कितना वेट है उसका पता नॉर्मल रिएक्शन से, यानी आप अपने हथेली से पाम्स पे रखा हुआ, हाथ पे रखा हुआ जो पेन है उसको आप ऊपर की ओर ठेलते हैं, तो जितना रिएक्शन करेंगे फोर्स ऊपर की ओर, इसका मतलब है उस बॉडी का उतना वेट है। ये हल्का है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप कोई हैवी बॉडी को, आयरन का एक बॉल ले लीजिए उसको, तो देखिएगा कि आप ऊपर की ओर पुश कर रहे हैं, तो ऊपर की ओर पुश कर रहे हैं इसका मतलब वो नॉर्मल रिएक्शन है, रिएक्शन फोर्स है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उस बॉल के, वो आयरन बॉल के वेट के इक्वल होगा, उतना ही आप ऊपर की ओर रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्शन फोर्स से बॉडी के वेट का पता चलता है और इसी रिएक्शन फोर्स से ही आप उसका वेट मेजर करते हैं। उसको मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट समझ गए कि पहला जो कांटेक्ट फोर्सेस है वो यहाँ पर कौन कौन सा है और ये कांटेक्ट फोर्स क्यों कहलाता है। दूसरा जो फोर्स है यहाँ पर वो है नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें अगर, तो जो दूर से ही बिना टच के वो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, इसको फोर्स एट ए डिस्टेंस भी कह सकते हैं। फोर्स एट ए डिस्टेंस कह सकते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियर फोर्स। ये सभी के सभी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। और इस तरह से जो अरेंज किया है उसमें इसलिए अरेंज किया है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ रहा है या दिखा रहे हैं अलग अलग फोर्सेस, तो उसका मैग्नीट्यूड को भी बढ़ाता हुआ दिखा रहे हैं। यानी यहाँ न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में सबसे वीक है। तो स्ट्रॉन्गर जो है यहाँ पर ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर Fn लिख देते हैं तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो मान लो E कर देते हैं और मैग्नेटिक में M लगा देते हैं और उसके बाद F ग्रेविटेशनल। तो स्टूडेंट इस तरह से फोर्स का स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करता है और नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो अभी तक का है वो है न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत 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 स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स आए दिन हम सुनते हैं, तो दो मास बॉडी के बीच जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स लग रहा है वो है मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स लग रहा है वो है मैग्नेटिक फोर्स। और न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लग रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स के बीच में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है और इसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लॉज ऑफ मोशन मैंने जो शुरू किया है उसमें आज हमने टॉपिक फोर्स के बारे में बताया आपको। उसके लॉज ऑफ मोशन में कौन कौन से लॉ है वो हमने आपसे डिस्कस किया है। फर्स्ट लॉ को हमने एक्सप्लेन किया है, इनर्शिया क्या है वो बता चुके, और जो फोर्स के टाइप्स हैं वो हमने आपको बताया। अभी तक जो समझ में आया वो दो चीज़ें, फोर्स और इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ जो हमने आज बताने की कोशिश किया है न्यूटन का, उसमें हमने पढ़ा कि फोर्स क्या है। यानी इस फर्स्ट लॉ में, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में फोर्स का डिस्कशन है, उसके डेफिनेशन को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है।
उसके टाइप्स को हम लोगों ने पढ़ा है। और दूसरी चीज़ जो पढ़ा है वो इनर्शिया। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमने सीखा फोर्स और इनर्शिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, जिसे हम लोग रियल लॉ भी कहते हैं। और यहाँ से फिर आपको और भी बहुत सारा एप्लीकेशन न्यूटन के सेकंड लॉ में है, और बहुत सारा ब्लॉक्स को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके बीच का रिएक्शन फोर्स भी फाइंड आउट करने के लिए मिलेगा। टेंशन अगर थ्रेड से कनेक्ट है तो वो भी फाइंड आउट करने को मिलेगा। तो मिलते हैं इस तरह से इस तरह का जो टॉपिक है अगले वीडियो में। तब तक आज यहीं तक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।